If winter comes, can spring be far behind? With this optimistic line, I welcome you on my YouTube channel लिटरेचर एस्पिरेंट। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ओड टू द वेस्ट विंड का, जो कि पीवी शैली ने लिखी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। आगे बढ़ने से पहले जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो हम बात कर लेते हैं। कंपोज की गई थी ये इटली में, जब वो विचरण कर रहे थे मैरी गॉडविन के साथ, जब वो अपनी पहली पत्नी हैरियट वेस्टब्रुक को छोड़कर गए थे इटली में। वहाँ पर इन्होंने ये कंपोज की 1819 में, और पब्लिश हुई है 1820 में अलोंग विद प्रोमीथियस अनमाउंट, जो कि इनका प्ले है। ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। उस समय 1820 में ये पब्लिश की गई थी। वेस्ट विंड को ये ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि एक फोर्स है जो कि डेथ और डिके, इसके अलावा डेथ और डीके को इसलिए भी यहाँ हाईलाइट या वेलकम कर रहे हैं कि इसके बाद ही जब पुरानी चीज़ खत्म होती तभी किसी नई चीज़ का जन्म होता है। तो एक तरह से इसमें ये आशावादी एटीट्यूड को प्रेजेंट कर रहे हैं। बात करें इसकी राइम की, तो ये लिखी गई है टर्जा राइम में। टर्जा राइम एक इटालियन कॉम्प्लेक्स पैटर्न है राइम स्कीम का। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें 3 लाइन का एक स्टेंजा होता है जिसको टर्सेट बोलते हैं, और इसमें का मतलब ये है कि 3 लाइन के स्टेंजा में जो पहली लाइन है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ ईच टर्सेट राइम, पहली और तीसरी लाइन आपस में राइमिंग करती होती हैं। और जो सेकंड लाइन है जो हर टर्सेट की, वो अगले वाले की फर्स्ट और थर्ड से राइम करती है। जैसे जो मैंने लिखा हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए, ए बी सी बी, इस तरह ध्यान दीजिए। जैसे ए पहली लाइन हो गई और बी दूसरी लाइन हो गई, तो ए तीसरी लाइन, पहली और तीसरी लाइन आपस में राइम कर गई फर्स्ट टर्सेट की। तो फर्स्ट टर्सेट जो है वो राइम कर गया फर्स्ट और थर्ड लाइन में। बी वाला जो है ये राइम करेगा, अब बी जो बीच की लाइन थी वो अगले वाले की फर्स्ट और थर्ड बन जाएगी। जैसे बी यहाँ पे स्मॉल में उन्हें समझाने के हिसाब से लिखा है कि यहाँ पर शॉर्ट है, अगले टर्सेट में जाकर के वो बी, सी छोटी हो जाएगी, फिर से बी मिल जाएगी। सी अब यहाँ पर बीच की लाइन है, मतलब सेकंड लाइन है, तो ये फिर से अगले वाले में जा करके फर्स्ट और थर्ड बन जाएगी, राइम करेगी आपस में। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है टर्जा राइमर का। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो शैलिस की जो आइडियोलॉजी है दुनियादारी को बदलने की, अपने आप को ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझते थे। वेजिटेरियन आइडियाज़ को और रिलीजन, पॉलिटिकल, सोसाइटल, ना जाने कौन-कौन से आइडियाज़ ये दुनियादारी में लोगों में बताया करते थे, और लोग इनको थोड़ा एसेंट्रिक बोल के आगे बढ़ जाते थे। तो इस पोएम में उन्होंने थोड़ा-सा अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है। भले ही कोई ना बदले, लेकिन पोएम में तो उन्होंने अच्छा ही लिखा है। पर्सनल लाइफ में ये थोड़े से विचित्र थे, जो कि मैंने एक इनका बायोग्राफी में बताया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लेंदी पोएम है तो थोड़ा टाइम आपका इसमें जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will not need to revise it again. I am going to make you understand every and each word for the preparation of your exam. Let's begin. पहली लाइन में बोल रहे हैं वो विंड को वाइल्ड बोल रहे हैं। वाइल्ड का मतलब यहाँ बेकाबू है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वो कह रहे हैं हे बेकाबू पश्चिमी हवा, दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बीइंग। ऑटम को यहाँ पे उन्होंने पर्सनिफाई किया है एक इंसान के रूप में, कि तुम जो हो वो सांस हो। किसकी सांस हो? पतझड़ के मौसम की, या पतझड़ के मौसम का मेन जो है अस्तित्व हो, तुम्हारी वजह से ही पतझड़ का मौसम में जान है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स, तुम जिसकी अनसीन प्रेजेंस, जिसकी बिना दिखी उपस्थिति, क्योंकि हवा हमें दिखती नहीं है, प्रेजेंट होती है बट हम उसे फील करते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। कह रहे हैं तुम्हारी जो अनसीन प्रेजेंस है, जो तुम्हारी अनदेखी उपस्थिति है, उससे क्या हो रहा है? लीव्स डेड आर ड्रिवन, जो पत्तियां पौधों से, पेड़ों से गिर गई हैं नीचे, डेड हो चुकी हैं, वो ड्रिवन मतलब हाँकी गई हैं या ले जाई जाती हैं। कैसे ले जाई जाती हैं? जैसे हवा जब चलती है तो पत्तियां दूर दूर तक उड़ने लगती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एंचैंटर फ्लीइंग, जैसे कि जो आत्माएं होती हैं भूतों की या भूत होते हैं,
वो किसी जादूगर से दूर भागते हैं अपने, क्योंकि वो उनका शेप बदल सकता है, या जो जादूगर होता है वो आत्माएं उससे डरती हैं। इस तरह से हवा से ये पत्तियां भाग रही हैं, जैसे कि एक जादूगर से भूतों की आत्मा भागती है। आगे वो कह रहे हैं कि येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये कलर किसका है? सारी पत्तियों का। कुछ येलो कलर की, कुछ ब्लैक हो चुकी हैं, कुछ हल्की पीली, और कुछ हेक्टिक रेड का मतलब क्या है? मध्यम लाल रंग की हैं। ये सारी पत्तियों के कलर्स हैं। इतने सारे कलर्स की पत्तियां आसपास उड़ जाती हैं वेस्ट विंड के प्रभाव से। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, पेस्टिलेंस का मतलब होता है महामारी। जैसे कोई महामारी से सताए हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग हों। जब महामारी आती है, जैसे प्लेग हो गया या कोविड आई थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो सभी उससे बचना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से पत्तियां इतनी सारी हैं, उनके बीच में अफरा तफरी है, कोई इधर उड़ रही है, कोई उधर उड़ रही है, वेस्ट विंड से बचने के लिए। आगे बोलते हैं, ओ दाऊ हु चैरियटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, तुम हु मतलब तुम, जिनको चैरिटेस्ट का मतलब क्या होता है? अपने रथ में बिठा कर ले जाती हो, टू देयर डार्क विंट्री वेड द विंग्ड सीड्स। विंग्ड सीड्स का जैसे आपने देखा होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे पाइन ट्री का जो बीज है उसमें एक हल्का सा फर लगा रहता है कॉटन टाइप का, जिससे कि हवा चलते ही वो बीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो उड़ जाते हैं, हल्के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपनी जगह से दूसरी जगह, हल्की जगह, कम दूरी में ट्रांसफर होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम ही हो जो बीजों को उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर, पंख वाले बीजों को ले जाती हो। विंट्री बेड मतलब जो सर्दियों में जहाँ पर वो पड़े रहेंगे पूरे जमीन में, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगी वो स्प्राउट कर जाएंगे, उगने लगेंगे। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो पड़े रहेंगे, लाई मतलब लेटे रहेंगे वो बीज जमीन की गड्ढे में, ठंडी जगह पर। कोल्ड एंड लो मतलब ठंडी जमीन में, और लो मतलब गहराई में। ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और यहाँ पे तुलना कर डाली है उन्होंने बीजों की किससे? डेड बॉडीज से। जैसे कि डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, एक बिलीव है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब जजमेंट होता है किसी की लाइफ का, तो उस दिन कब्र से आत्माएं या डेड बॉडी उठ करके जाती हैं, कहाँ? भगवान के सामने। ये उनका बिलीव है। तो उसी हिसाब से बीज जो पड़े रहेंगे विंटरी सीजन में, जैसे स्प्रिंग सीजन आएगी उगने लगेंगे। अंटिल दाइन अजर, दाइन मतलब तुम्हारी, एजर का मतलब क्या है? ब्लू, नीले रंग की सिस्टर, यहाँ पे स्प्रिंग को कहा गया है, बसंत ऋतु को कह रहे हैं। ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो हर क्लैरियन, जब तक वो बीज सोते रहेंगे अपनी ठंडी और नीची जमीन में, जब तक कि तुम्हारी जो स्प्रिंग बहन है, जब तक कि शैल ब्लो हर क्लैरियन, जब तक कि वो अपना वो शंख नहीं बजाएगी, अपना बिगुल नहीं बजाएगी, ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, सोती हुई जमीन पर। जैसे कि सर्दियों में कोई जो है बीजों की बुवाई नहीं होती है, तो बीज पड़े रहेंगे। स्प्रिंग सीजन में जैसे ही आएगी तो पता चल जाएगा उनको, भाई अपना बिगुल बजाएगी, इमेजिनेशन है सारी, अपना बिगुल बजाएगी। और क्या करेगी? फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर, और उन्हीं बीजों से कलियां निकलेंगी, बर्ड्स मतलब कलियां निकलेंगी, लाइक फ्लॉक्स झुंड में, फीड इन द एयर जो कि हवा से अपना नोरिशमेंट लेंगी, या अपना जो भी उनको ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वह पूरा पोषण उनको हवा से मिलेगा। ये कल्पना है। आगे बोल रहे हैं कि विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल, और जब वो कलियां निकलेंगी, फूल जो निकलेंगे, उनके कलर्स लिविंग ह्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए, सजीव रंगों से सजे हुए वो फूल होंगे। ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल, और उनकी जो खुशबू होगी वो प्लेन मतलब मैदान में, और हिल का सेंस है पहाड़ों में, हर तरफ बिखर जाएगी। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगी, ये सारे बीज जो कि विंटरी बेड में ले जाए गए थे वेस्ट विंड के द्वारा, उगने लगेंगे, फूल निकलने लगेंगे चमकदार रंगों में, उनकी खुशबू पूरी हर तरफ बिखर जाएगी। वाइल्ड स्पिरिट, जंगली या बेकाबू आत्मा, फिर से कह रहे हैं, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जो कि हर तरफ बह रही है, जाहिर सी बात है हवा हर तरफ है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, कह रहे हैं सुनो भाई मेरी प्रार्थना, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। डिस्ट्रॉयर का मतलब जो कि किसी को नष्ट करती है, जैसे कि पुरानी पत्तियां हल्की जो लगी रह जाती हैं हवा में टूट जाती हैं, या टूटी हुई वो भी नष्ट हो जाती हैं। और प्रिजर्वर का मतलब प्रिजर्व करना, संभाल के रखना।
उन बीजों को ले जाकर के उनके विंटरी वेड में या उनके कहीं गड्ढे में वो पहुंचा देती है, जहां वो पूरी विंटर प्रिजर्व रहते हैं, सेफ रहते हैं, स्प्रिंग में उगने लगते हैं। तो उसको वो डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर भी कह रहे हैं, किसको? वेस्ट विंड को। फिर कहते हैं हियर ओ हियर, मेरी प्रार्थना है, सुनो। अगले स्टेंजा में कह रहे हैं कि दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन। स्ट्रीम का मतलब वैसे धारा होता है पानी की, लेकिन यहाँ पे हवा की धारा है, कि तुम्हारी जो धारा है हवा की, मिड द, बीच में, स्टीप मतलब ऊंचे, स्काइज कमोशन ऊंचे आसमान में जो हलचल है, कमोशन हलचल, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। लूज क्लाउड्स मतलब बिखरे हुए बादल, छोटे छोटे बादल, जैसे कि जमीन पर पत्तियां बिखरी हुई हैं, ठीक उसी तरह से ऊंचे आसमान में तुम्हारी जो हवा की धारा जो बह रही है, उस पर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, जैसे कि पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई हैं। फिर से समझ लीजिए, हवा ऊपर है आसमान में, और उसकी धारा पर छोटे छोटे बादलों के टुकड़े बिखरे हुए हैं, जैसे कि पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई हैं। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउल्स ऑफ हेवन एंड ओशन। हेवन और ओशन को यहाँ पर उन्होंने दो बड़े पेड़ के रूप में चित्रित किया है, इमेजिन किया है, कि जिस तरह से दो बड़े पेड़ की शाखाएं आपस में उलझी हुई होती हैं, ठीक उसी तरह से आसमान और सागर जब तूफान आता है तो उलझ जाते हैं, जैसे बादल नीचे आ जाते हैं, और और जो सागर की लहरें हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि लहरें और बादल आपस में मिल गए हैं। शुक फ्रॉम द, बादल जो हैं वो उनसे, शुक मतलब गिराए गए हैं, टैंगल्ड बाउल्स उलझी हुई शाखाओं से, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। और जो बादल हैं वो क्या है? वो देवदूत हैं, किस चीज के? बारिश और थंडरिंग के, लाइटनिंग के। जैसे कि जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले बादल इकट्ठे हो जाते हैं, और लाइटनिंग होने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई बरसात होने वाली है। तो ठीक उसी तरह से ये बादल जो हैं वो उस बात के प्रतीक हैं, एंजल्स हैं, देवदूत हैं, बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज। ऊपर जो हवा का जो रेला है, या जो हवा का सैलाब है ऊपर, वहां पर ब्लू सरफेस, जो आसमान है नीला, वहां पर ये बादल जो हैं वो अभी बैठे हुए हैं या फैले हुए हैं। स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं, कहाँ पर? हवा के ऊपर, ब्लू स्काई में। लाइक, किस तरह से फैले हुए हैं? लाइक द ब्राइट हेयर अफ्लिप्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड। मीनेड क्या है? ये जो गॉड ऑफ माइन है, बैक्कस, उसकी ये पुजारिन है, फीमेल। जब ये डांस करती है तो इसके जो बाल हैं वो हवा में फियर्स डांस करती है। फियर्स बोला गया है क्योंकि भाई पीके डांस कर रही है, तो पीकर के जो डांस करेगा, जाहिर सी बात है, अपने यहाँ भी लोग कुछ पीकर डांस करें तो कैसा करते हैं? गुस्से वाला, एकदम एकदम पूरा जोश में भरा हुआ। तो ये जोशीला डांस कर रही हैं मीनेड, तो उनके बाल जो हैं वो उठ गए हैं हवा से। ठीक उसी तरह से बादल जो हैं वो छितरे हुए हैं इधर उधर, कहाँ पर? हवा के ऊपर, ब्लू स्काई में। फिर इवन फ्रॉम द डिम बर्ज। डिम बर्ज मतलब जो हल्का सा किनारा है जो दूर, ऑफ द होराइजन। होराइजन मतलब जहाँ पे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह पर, उसके किनारे से, टू द जीनिथ हाइट। जो जीनत मतलब जो पराकाष्ठा होती है आसमान की, यूं कहिए कि बादल दूर होराइजन से देख करके, जो जीनत है आसमान की, हाईएस्ट पीक है जहां तक हमारी नजर जा सकती है, वहां तक बादल फैले हुए हैं, जैसे कि मीनेड के बाल उठे हुए होते हैं डांस करने के बाद, ठीक उस रूप में। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और उसे देख करके जो लटे हैं उसकी, डांसर की, या यूं कहो जो बादल हैं, उनसे ये समझ में आ रहा है कि अप्रोचिंग स्टॉर्म, तूफान आने वाला है ना? ये सिंबल है उठते हुए, बाल उठे हुए, या आसमान में जो बादल बिखरे हुए हैं होराइजन से लेकर के जीनत तक, तो वो सारे क्या हैं? सिंबल ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, की तूफान आने वाला है। दाउ डर्ज ऑफ डाइंग ईयर। और कहते हैं कि वेस्ट विंड, तुम क्या हो? तुम एक शोक गीत हो। डर्ज का मतलब क्या होता है? एलिजी जैसा, कि कोई मर जाए तो उसके बाद में शोक गीत गाया जाता है। ऑफ द डाइंग ईयर, जी साल खत्म होने वाला है, विंटर खत्म होने वाली है, स्प्रिंग आएगी, तो तुम एक शोक गीत हो, तुम बता रही हो कि जो साल है वो खत्म होने वाला है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट,
आने वाली रात विल बी द डोम ऑफ बास्ट सेपल्कर। और जो रात है वो एक ऐसा रूप ले लेगी। डोम का मतलब होता है गोल छत, ऐसा कोई बिल्डिंग जिसकी छत गोल हो। ऑफ वास्ट सेपल्कर, वास्ट सेपल्कर का मतलब है एक बहुत बड़ी समाधि। एक बहुत बड़ी समाधि नीचे जो मतलब अर्थ है वो एक बहुत बड़ी समाधि या कब्र बन जाने वाली है। रात उसको डोम की तरह एक गोल गुम्बद की तरह ढक लेने वाली है, ऐसा वो कह रहे हैं कि रात उसको एकदम ढक लेगी गोल छत के रूप में। और फिर क्या होगा, वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। और जो वॉल्टेड मतलब जो छत होगी उस पे निशान पड़ेंगे, कैसे, तुम्हारी इकट्ठी ताकत के, कॉन्ग्रीगेटेड माइट कलेक्टेड स्ट्रेंथ, इकट्ठी ताकत के निशान उस पे पड़ेंगे। वो ताकत किससे बनी होगी, ऑफ वेपर्स, उन सब नमी से जिससे बादल बनते हैं, या बादलों की नमी से, या यूं समझ लीजिए कि जमीन समाधि बनेगी, रात डोम बनेगी, और उसके ऊपर बादल ताकत के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि बारिश से पहले जब बादल खूब घने होते हैं तो जाहिर सी बात है अंधेरा हो ही जाता है। और जब ऐसा मौसम हो जाएगा तब क्या होगा, बारिश होगी, ब्लैक रेन। वो रेन ब्लैक नहीं होगी, बस डार्क होने की वजह से रात में बारिश दिखती नहीं है तो ब्लैक ही दिखती है। एंड फायर एंड हेल विद विल वस्ट ओ हियर। एंड फायर, और जो फायर का मतलब लाइटनिंग होगी, बिजली कड़कती है, तूफान आएगा। और सुनो मेरी प्रार्थनाएं, हियर ओ हियर, मतलब फिर से कह रहे हैं कि इस तरह से उस समाधि के ऊपर, ऊपर गोल गुम्बद से तूफान आएगा, लाइटनिंग होगी और काली बारिश होगी। हे हवा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनो। अगले स्टेंजा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दाऊ हु डिस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, तुमने जगा दिया है समर ड्रीम्स, मतलब अच्छे गर्मियों में जो सपने देखते हुए आदमी सोता है, या यूं कहिए कि चैन की नींद कोई सो रहा था। कौन सो रहा था, ब्लू मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर जो है, जो यूरोप अफ्रीका के बीच में है, उसको जगा दिया है वेस्ट विंड ने। वेयर ही ले, जहां वो लेटा हुआ था। लर्ड बाई द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलीन स्ट्रीम्स, लर्ड बाई का मतलब क्या होता है, लोरी गा करके सुनाया गया हो, सुलाया गया हो। बाय द कोयल ऑफ हिज, कोयल का मतलब क्या है, एकदम सर्कुलर मूवमेंट, जैसे सांप अपने आप को गोल गोल जो है कोयलिंग में बिठा लेता है, ठीक उसी तरह से लहरें जो हैं वो बहुत ही मध्यम मध्यम तरीके से उन्होंने सागर को सुला दिया है। क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, एकदम प्योर स्ट्रीम है, उनका जो पानी है एकदम क्लियर ब्लू है। उनकी आवाज से, उनके संगीत से भूमध्य सागर सोया हुआ था, जिसको वेस्ट विंड ने जगा दिया है। बिसाइड, कहाँ सोया हुआ था, बिसाइड ए प्यूमिक आयल, ये छोटा सा द्वीप है। इन बेस बे, जो कि इटली की एक खाड़ी है, छोटे से द्वीप के पास वो सोया हुआ था, क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है तो इटली से भी लगा हुआ है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, और जो भूमध्य सागर है वो सपने देख रहा था ना, समर ड्रीम्स, सपनों में क्या देख रहा था, महल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग और महलों को वो देख रहा था। कहाँ थे वो महल, क्विवरिंग विद द वेव्स इन टेंसर डे, जो कि लहरों की लाइटनिंग से, या लहरों में जो दिन है, क्योंकि पानी से जब हम लाइट को देखेंगे, क्योंकि वहां पर कोई डस्ट नहीं है तो और ज्यादा चमकीली दिखती है। तो वहां पर वो जो महल है, जो टॉवर हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, क्विवरिंग, कांपते हुए। या पानी में हम कोई वस्तु डाल दें, उसको जब हम देखते हैं तो पानी की जब ऊपर सतह हिलती है तो ऐसा लगता है कि जो चीज पानी के अंदर पड़ी हुई है, चाहे वो बाल्टी में ही क्यों ना पड़ी हो, ऐसा लगता है कि हिल रही होगी। ठीक इस तरह से वो महल या जो टावर हैं वो कांपते हुए दिख रहे हैं सपने में। ऑल ओवर ग्रोन, और वो सब वनस्पतियों से ढके हुए हैं, या वनस्पतियां उगी हुई हैं उन महलों पर, टावरों पर। विद एजर मॉस, नीली काई उन पर लगी हुई है, क्योंकि पानी के अंदर है तो जाहिर सी बात है, पानी के अंदर कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक रहेगी तो काई उस पर लग जाती है। एंड फ्लावर्स सो स्वीट, और फूल भी हैं जो कि बहुत मीठे हैं। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, यहाँ पे शैली कह रहे हैं कि भाई जैसे ही मैं उनको इमेजिन कर रहा हूँ, तो मेरी जो इमेजिनेशन, जो उनको सूंघने के प्रति जो मेरी इमेजिनेशन है वो भी फेल हो गई है, उनकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है। सेंस फेंट्स मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग फेल हो जाती है,
जब मैं उनकी खुशबू के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ। दे हैव सो ग्रेट एक्सक्यूसिट फ्रेग्रेंस दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स। कह रहे हैं कि दाऊ मतलब ये दाऊ जितना शब्द है वेस्ट विंड के लिए ही आ रहा है कि भाई तुम्हारे लिए जो अटलांटिक सागर है, अभी भूमध्य सागर की बात थी, अब बात है अटलांटिक सागर की, वो क्या कर रहा है? लेवल पावर्स, अपनी जो सतह है, पावर्स क्लीव देमसेल्व्स, अपने आप को दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है सतह, इनटू केसम्स। केसम्स का मतलब है दरार या खाई, मतलब जो पानी है उसका, अटलांटिक का, वो दरार पड़ जाती है और दो भागों में बट जाता है। रास्ता बनाने के लिए, पैथ ऊपर लिखा है ना, हुज पैथ, रास्ता बनाने के लिए कि भाई आओ तुम्हारा स्वागत है वेस्ट विंड, क्योंकि बहुत ताकतवर है। वाइल फार ब्लू द सी ब्लूम एंड ऊजी वुड्स, और वही जो तलहटी में जो वनस्पति है, सी ब्लूम्स जो फूल हैं, ऊजी वुड्स, और ऐसी वनस्पति या ऐसी लकड़ियां या पौधे हैं जो कि ऊजी, जो कि गीले रहते हैं हमेशा क्योंकि पानी में है, विच वियर द सैपलेस फॉलियज, जिनके ऊपर जो काई है या हरियाली जो है वो सैपलेस है। सैपलेस का सेंस जिनमें कोई रस नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बनस पानी में है, और कुछ इस टाइप की वनस्पति होती है जिसको आप निकालेंगे तो उसमें कोई, जैसे हरी पत्ती को आप मसलेंगे अपनी हथेली पर तो हरा सा कुछ रस निकलेगा, लेकिन ये रसहीन होते हैं, इनके अंदर रस नहीं होता है। ऑफ द ओशन, ये सारे पत्तियां, ये फूल, ये वनस्पति, नो दाई वॉइस, वो जानते हैं वेस्ट विंड को अच्छे से, और जैसे ही वो जानते हैं कि वेस्ट विंड आ रही है, एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, वो तुरंत कांपने लगते हैं, और कांपने से डर की वजह से कांपते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, या यूं कहिए कि जब हम डरते हैं तो हमारा भी चेहरे का रंग उड़ जाता है। ठीक उसी तरह से इन सारे फूलों का, वनस्पतियों का, चाहे वो रस भरी हो या बिना रस वाली हो, सबका जो कलर है वो बदल गया है डर की वजह से कि भाई हवा, वेस्ट विंड ताकतवर हवा आ रही है। और जैसे ही कांपते हैं, कांपने के बाद एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पोइल देमसेल्व्स, और तुरंत ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, जब भी तूफान आता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी ही जाती हैं, तो ये डर में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर से कहते हैं, ओ हियर, सुनो मेरी प्रार्थना या मेरी बात सुनो। आगे कहते हैं कि इफ आई वर अ डेड लीफ, अब यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल टोन शुरू हो गई है, अब अपनी जिंदगी से तुलना करने लगे हैं वो, वेस्ट विंड की पीबी शैली। तो कहते हैं कि इफ आई वर अ डेड लीफ, कि यदि मैं एक डेड लीफ होता, डेड लीफ का मतलब एक जैसी पत्ती जिसमें जान नहीं रहती अपने पेड़ से टूटने के बाद, अगर मैं वैसी ही डेड लीफ होता तो नाउ माई टेस्ट बियर, तो तुम मुझे भी ले जाती। आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद मी, या काश, इफ आई वर का सेंस है कि काश मैं एक हल्की पत्ती होता, या काश मैं एक त्वरित तीव्र गति से चलने वाला बादल होता तो तुम्हारे साथ उड़ता, या तुम मुझे पत्ती की तरह बहा ले जाती, या बादल होता तो तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पैंट विनीथ, और एक लहर होता जो तुम्हारे साथ, पैंट का सेंस क्या है? हाँफना, तो तुम्हारे साथ हाँफता मतलब दौड़ता, दौड़ने के बाद जाहिर सी बात है हम थोड़ा हाँफते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ हाँफता, तुम्हारे साथ दौड़ता, बीनीथ दाई पावर, तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाता, जब तेज दौड़ता तुम्हारे साथ तो मैं भी उस प्रभाव में कांप, जो है हाँफने लगता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और शेयर मतलब तुम्हारे, बांटता उस प्रभाव को, इम्पल्स प्रभाव ऑफ दाई स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत के। अगर मैं पत्ती होता, बादल होता तो मैं तुम्हारे साथ उड़ता और तुम्हारी ताकत के प्रभाव को बांटता। ओनली लेस फ्री देन दाउ, लेकिन अब मैं तुमसे थोड़ा सा ही आजाद हूँ, मतलब तुम बहुत आजाद हो, मैं आजाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और तुम एक नेचुरल फिनोमिना हो। मैं ना बादल बन पाऊंगा ना पत्ती बन पाऊंगा, क्योंकि मैं आई एम ह्यूमन बीइंग। ओ अनकंट्रोलेबल, फिर से यहाँ पर बेकाबू कह रहे हैं कि तुम अदम्य ताकत वाली बेकाबू आत्मा। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, यदि मैं अपने बचपन जैसा भी होता, एंड कुड बी द कमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, और मैं तुम्हारा साथी बन पाता तुम्हारे उन सारी वॉन्डरिंग्स, मतलब घूमने का, जो तुम आसमान में घूमती रहती हो, विचरण करती रहती हो,
अगर मैं अपने बॉयहुड में होता तब भी मैं तुम्हारा साथी बन जाता, कॉमरेड, साथी। एंड देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, और तुम्हारी जो जो स्पीड है, जो आसमान में तुम इतनी तेज चलती हो, हवा बहुत जो तेज चलती है, तो मैं उसको आउटस्ट्रिप मतलब उससे मैं आगे निकल जाता। मैं इमेजिन करता कि मैं तुमसे आगे निकल सकता था, मेरे अंदर वो ताकत, वो जोश था उस समय। स्कार्स सीम्ड अ विजन, लेकिन अब तो ये सिर्फ मुश्किल से, स्कार्स मुश्किल से, सीम्ड लग रही है, विजन कल्पना, अब तो ये सिर्फ एक मुश्किल से कल्पना ही लग रही है, क्योंकि ऐसा अब नहीं हो पाएगा। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, अगर मैं ऐसा होता तो आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन एज दस विद दी इन प्रेन माई सोर नीड, तो मैं ऐसी मेहनत कभी नहीं करता, या ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करता, या तुमसे मिन्नतें नहीं करता, एज दस, जैसा कि मैं अब कर रहा हूँ, इन माई सोर नीड, अपनी परम आवश्यकता में। क्यों? क्योंकि मेरी सारी ताकत, सारा एंथुजियाज्म, सारा जोश जो भी है वो खत्म हो चुका है, और मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा मैं था। अगर वैसा होता तो मैं तुमसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं मांगता, जो कि मैं मांग रहा हूँ। आगे कहते हैं, ओह लिफ्ट मी एज वेव अ लीफ अ क्लाउड, कह रहे हैं कि मुझे उठा लो एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह, एक बादल की तरह, जैसे तुम इन तीनों को ले जाती हो, बहाती हो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये जो हाईलाइट की है मैंने लाइंस, ये अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं जिंदगी के कांटों पर गिरता हूँ। कांटों का संबंध यहाँ सिंबल है परेशानियों से, जिंदगी तमाम परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूँ। आई ब्लीड, और मैं टॉर्चर सहता हूँ, मैं परेशानी सहता हूँ, मैं दर्द सहता हूँ। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड एंड बाउड, और जो समय गुजरा है, ये जो समय गुजर रहा है, उसने मुझे बहुत अच्छे से बांधा हुआ है, या यूं कहिए कि मेरी जो फ्री स्पिरिट थी, अब वो फ्री ना होकर के इट इज चेंड विद द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की हालातों में ये घिर चुकी है। नाउ आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। वन टू लाइक दी, जो कभी तेरे जैसा था या तुम्हारे जैसा था, वन टू लाइक दी, जो कभी तुम्हारे जैसा था। टेमलेस, जिसको कोई पाल नहीं सकता था या जिसको कोई रोक नहीं सकता था। एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, जो कि उतना ही ज्यादा उसके अंदर विगर थी, ताकत थी, और उतना ही ज्यादा प्राउड का सेंस यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें उतना ही कॉन्फिडेंस था, या मुझ में उतना ही कॉन्फिडेंस था जितना कि तुम में अब है। तो बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड, एंड आई एम नॉट एनी मोर लाइक द वन आई वॉज इन माई बॉयहुड। तो ये यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल टोन की बात करते हैं बीबी शैली। अगले स्टेंजा पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, वो कह रहे हैं कि जैसे एक लायर क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिरिक पोएम, इसी से बना शब्द है लिरिक। मुझे एक इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल है वो बना लो, या जो संगीत तुम बनाती हो वनों में, जैसे हवा जब तेज चलती है तो वनों से होकर जब वो गुजरती है तो एक आवाज आती है, उस आवाज को यहाँ पे म्यूजिक बता रहे हैं, कि जिस तरह से तुम वनों से म्यूजिक प्रोड्यूस करती हो, वैसे मुझे भी एक वन की तरह एक लायर बना लो, मुझसे भी संगीत पैदा करो। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, क्या फर्क पड़ता है कि मेरी ताकत, लीव्स आर फॉलिंग, क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी पत्तियाँ गिर रही हैं, या मेरी जो ताकत है, मेरी क्षमता है वो कम हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम वन को ऐसा बना सकती हो तो मुझे भी बना लो। द टमल्ट ऑफ दाई माइटी हार्मनीज, जो शोर है तुम्हारी ताकत का, टमल्ट हल्ला वल्ला शोरगुल, ऑफ माइटी हार्मनीज तुम्हारी ताकत का, विल टेक फ्रॉम बोथ, निकालेगा दोनों से, बोथ का मतलब यहाँ शैली और वन दोनों से है, क्या निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा डीप, गहरा, ऑटमनल टोन, जो म्यूजिक होगा वो बहुत ही ज्यादा गहरा होगा लेकिन स्वीट होगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वन ही संगीत प्रोड्यूस कर सकता है, अगर तुम मुझे वन की तरह ट्रीट करोगी, इफ यू मेक मी योर लायर, आई कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द म्यूजिक विच इज सिंसियर एंड स्वीट, लाइक द फॉरेस्ट डज। आगे बोलते हैं कि स्वीट दो इन सैडनेस, भले ही वो सैडनेस से लिपटा हुआ, उदासी से लिपटे हुए संगीत लिरिक्स होंगे, लेकिन वो स्वीट होंगे। ऑटमनल टोन होगी, पतझड़ वाली टोन होगी उनकी, बहुत ज्यादा स्प्रिंग टोन नहीं होगी, लेकिन स्वीट होंगे। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, वो कह रहे हैं कि बन जाओ तब स्पिरिट फियर्स, जो कि तुम इतनी, मतलब फियर्स का यहाँ पे मजबूत है, जितनी मजबूत आत्मा हो,
मेरी आत्मा बन जाओ, या एक तरह से वेस्ट विंड से ताकत मांग रहे हैं कि जो भी ताकत तुम्हारी है वो ताकत मेरे अंदर भी ले आओ, मैं मुझे भी अपने जैसा बना लो। बी दाउ मी, मैं बन जाऊं, मैं तुम बन जाओ। यहाँ पर वो ऑटोबायोग्राफिकल टोन या इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं, एकदम एंथुसियास्टिक, एक्टिव और स्वच्छंद, एकदम आज़ाद, घूमूं हर तरफ। तो तुम मैं बन जाओ और मैं तुम बन जाऊं। इम्पीचस वन, इम्पीचस का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी के प्रभाव में ना आता हो। हवा जो है वो किसी के प्रभाव में नहीं आती है। वो अलग बात है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हम मौसम को भी मौसम पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं। वो एक बायोग्राफिकल, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल, या अलग सा फैक्ट है, खैर वहाँ नहीं जाएंगे। तो कहते हैं ऐसी जैसी किसी प्रभाव में नहीं पड़ती हो, वैसा मैं भी हो जाऊं कि मुझ पे किसी का प्रभाव ना पड़े, मुझे लोगों के ताने सुनने का या किसी का कोई प्रभाव ही ना पड़े, दूसरों के आइडियाज मुझे इम्प्रेस ही ना कर सकें। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, जैसे लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि तुम जो मुरझाई हुई पत्तियों को इधर से उधर ले जाती है उड़ा करके, तो मेरे जो विचार हैं डेड थॉट्स, यहाँ पे पुराने विचार, उनको दुनिया के ऊपर ले जाओ या लोगों के पास ले जाओ, है ना उसको। क्योंकि शैली जो थे बहुत ही रेडिकल थिंकर थे। धर्म, राजनीति, समाज, शादी, हर तरफ इनके विचार डिफरेंट थे बाकी लोगों से। तो वो विचार उस समय समझ नहीं आए, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चलो हो सकता है मेरे विचार डेड थे, लेकिन कम से कम ले जाओ, जिससे कि क्या है कि टू क्विकन अ न्यू बर्थ। जैसे कि पत्ते जब तुम ले जाती हो तो बाद में पेड़ से नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से मेरे विचारों से हो सकता है लोगों को कुछ नया कॉन्सेप्ट मिले और नई थिंकिंग लोगों में जन्म ले, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। एंड बाई द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स, इनकांटेशन का मतलब होता है मंत्र करना, मंत्रोच्चारण करना, गीत गाना। इस पोएम के, है ना, वो कह रहे हैं कि इस पोएम के गाने से स्कैटर एज फ्रॉम माई अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, कहते हैं कि स्कैटर जैसे कि मैंने जो मेरे विचार हैं ठीक ये पोएम के थ्रू बिखेर दो, स्कैटर मतलब बिखेर दो, एज फ्रॉम एन एक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जैसे कि एक बिना बुझी आग, एशेस एंड स्पार्क्स, जैसे कि तुम एक जो चूल्हा जल रहा होता है, अंगीठी जल रही होती है, तुम उससे बिना बुझी आग के जो छोटे छोटे एम्बर्स हैं टुकड़े लेकर के उड़ जाती हो। कई बार हवाओं में ऐसा होता है ना कि आग उड़ करके कहीं और पहुंच जाती है, आग लग जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो आग तुम ले जाती हो, हल्की जलती हुई आग कहीं दूसरी जगह, वैसे ही मेरे शब्द भी ले जाओ जिनमें इम्पैक्ट बना रहे, और हो सकता है लोगों में नई थिंकिंग हो, लोग अपने आप को बदल सकें। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मानव जाति में मेरे शब्दों को ले जाओ, मेरे विचारों को ले जाओ, और हो सकता है जो लोग पुराने विचारों में जो है बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ। अनअवेकन्ड अर्थ का यहाँ पे कॉमन पीपल से है जो पुराने विचारों में अभी भी सोए हुए हैं। अनअवेकन्ड मतलब बिना जागे, सोए हुए हैं पुराने विचारों में, रूढ़िवादी विचारों में लिपटे हुए हैं, उनके पास मेरे विचार ले जाओ। तो हो सकता है कि भाई कुछ नया चेंज आए, है ना, गोल्डन पीरियड ऑफ मैनकाइंड आ जाए। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी भविष्यवाणी, और ट्रम्पेट मतलब बिगुल। तुम मेरी भविष्यवाणी जो है उसको कर दो, या उसका बिगुल बन जाओ, बजा दो कि गोल्डन पीरियड ऑफ मैनकाइंड विल कम सून। ओ विंड, हे हवा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या सर्दी आती है तो क्या सर्दी के बाद स्प्रिंग नहीं आती? जैसे बसंत ऋतु सर्दियों के बाद ही आती, सर्दियों में सब कुछ लगता है सब डिके हो चुका है, सब नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद सर्दी के जाते जाते ही पेड़ों पर नई नई कोपलें आने लगती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है और फिर से रिवर्थ होता है प्लांट्स का, तमाम चीज़ों का। तो उसी तरह से अगर ज़िंदगी में परेशानी है तो डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग आफ्टर दैट डिफिकल्ट टाइम। लाइक जैसे कि अभी आप मेहनत कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आप अपनी नींद, सुख, चैन और बाकी जो भी एंटरटेनमेंट्स हैं सबको एक तरफ करे हुए हो, तो ठीक उसी तरह से एक टाइम बाद आपका ऐसा भी टाइम आएगा जब आप इन सब चीज़ों को ईज़िली एन्जॉय कर पाओगे। तो ये मैसेज है लास्ट लाइन का, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें बाकी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।